गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउस द जोश। चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या दोस्त? रिटर्न वाला चैप्टर चल रहा था और ये हमारे जीएसटी का आखिरी हफ्ता समझो। संडे को हमारी जीएसटी की लास्ट क्लास रहेगी, उसके बाद रिवीजन और ये सब रहेगा सर। हाँ हाँ, सब करेंगे। हमने बहुत सारे रिटर्न लिखे राजा। जीएसटीआर 1 लिखा, जीएसटीआर 3B लिखा, फिर हमने क्यूआर एमपी की स्कीम देखी थी, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। आज थोड़े बहुत और अदर रिटर्न सबको देखने हैं। उसमें एक रिटर्न है हमारा जीएसटीआर 4, कंपोजिशन स्कीम है। याद है आपको कंपोजिशन? सर क्या है ये कंपोजिशन? सर देखो, नॉर्मल स्कीम होती है कंपोजिशन की, जहां पे हमारे 3 रेट होते हैं। कौन कौन से रेट होते हैं सर? एक तो स्कीम होती थी हमारी गुड्स वाली, और एक होती थी कौन सी? सर्विसेज। सर गुड्स की स्कीम आप तब ले सकते हो जब आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर, अच्छा कुछ कुछ स्पेशल कैटेगरी सीट्स में वो 75 लाख होता था। करंट फाइनेंशियल ईयर में कब तक ले सकते हो? तो अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 150 लाख तक है तो करंट में आप 150 लाख तक ले सकते हो। सर सर्विसेज की लिमिट राजा कितनी है? तो करंट फाइनेंशियल ईयर में कितने तक? अब सर इसका अलग अलग रेट होता था, इसको भले मत लिखो, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सर रेट क्या होते थे? 3 रेट होते थे राजा। एक तो मैन्युफैक्चरर, एक तो हमारा रेस्टोरेंट, और एक अदर्स। मैन्युफैक्चरर का रेट होता था 5% ऑफ। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, एडवांसेस एंड डिपॉजिट देखने की जरूरत नहीं है। रेस्टोरेंट वाले का भी रेट कितना होता था? 1%। चेक कर रहा था आपका ध्यान है यानी। मैन्युफैक्चरर का कितना होता था? 1%। रेस्टोरेंट वाले का और अदर्स का भी कितना? और 1% किसका? अच्छा, इन सब टर्नओवर में से इंटरेस्ट ऑन लोन्स, एडवांसेस एंड डिपॉजिट को तो हमेशा क्या करते थे हम? एक्सक्लूड। सर सर्विसेज वालों का एक फ्लैट रेट होता था कितना? क्या इन्हें भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? हाँ। सरकार ने इनके लिए 2 चीजें बोली, एक तो टैक्स का पेमेंट, और दूसरा क्या फाइल करो? थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना कि जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो क्या कंपोजिशन वाला एक एक इनवॉइस की डिटेल डाले कि सर कंसोलिडेटेड बेसिस पे ही रिटर्न फाइल कर दे? क्योंकि कंपोजिशन वाला न तो आईटीसी लेता है और न ही आगे आईटीसी पास ऑन करता है। तो हम बोल रहे हैं कि कंपोजिशन वालों, आपको रिटर्न में ज्यादा मचमच करने की जरूरत नहीं है, आप तो कैसी डिटेल फाइल करना। ठीक है, बट सर एक बात बताओ, आरसीएम में भी क्या कंपोजिशन लगता है? नहीं। अगर मैं एक कंपोजिशन डीलर, मुझे कोई सर्विसेज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उसका टैक्स मुझे पे करना है, तो क्या कंपोजिशन वाला रेट लगेगा या नॉर्मल रेट लगेगा? सर नॉर्मल रेट लगेगा। कंपोजिशन आपकी आउटवर्ड सप्लाई के लिए होती है, जो भी हमने सेल करी है उस पे ये फ्लैट रेट आपको लगाना है। 1, 5, 1 यहाँ पे कितना? 6। तो एक तो हो गई कंसोलिडेटेड डिटेल्स, और एक हो गई कौन सी हमारी? कौन सी सप्लाई के लिए? और सरकार ने इनको एक और बिल्कुल ऐसा लकी ड्रॉ दे दिया कि कंपोजिशन वालों, आप रिटर्न कैसे फाइल करना। कंपोजिशन वाले खुश हो गए। रुको रुको रुको, टैक्स पेमेंट कैसा करना?
क्वार्टर, मंथली नहीं, इतने नालायक हम नहीं बनेंगे। टैक्स पेमेंट कैसा करवाएंगे? क्वार्टर, पेमेंट क्वार्टरली, रिटर्न कंसोलिडेट। सर क्वार्टरली का तारीख क्या है? 18, 18th ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। सर 18th ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर मतलब राजा कितने क्वार्टर है? अप्रैल मई जून। मैं यहां पे फॉर्म लिख रहा हूं जीएसटी सीएमपी 08। हाँ, ये फॉर्म है पेमेंट का। काय का फॉर्म है ये? पेमेंट। सीएमपी स्टैंड्स फॉर कंपोजिशन। अब सब बच्चे तारीख बताओ। अप्रैल मई जून, 18 जुलाई, 18 अक्टूबर। ये तो क्या है राजा? सीएमपी 08। यहां पे आपको हर क्वार्टर में क्या करते जाना है? पेमेंट। एक बच्चा कोई भी ऐसा बता दे कि सर अगर रिटर्न हमारा एनुअली, तो लॉजिकली रिटर्न इस तारीख के बाद ही आएगा। कौन सी तारीख? आप समझे नहीं। अगर रिटर्न हमारा एनुअली है, सपोज करो हम बात कर रहे हैं 2024-25 की, ये तो हमारा पेमेंट गया। आप मुझे बताना कि सर लॉजिकली जो रिटर्न जाएगा कंपोजिशन वाले को, रिटर्न जीएसटीआर 4 में जाता है, वो सर इस डेट के तो बाद ही जाएगा, नो मैटर व्हाट। 18 अप्रैल के तो बाद ही जाएगा, क्योंकि इस महीने में जो लास्ट क्वार्टर है, जनवरी फरवरी मार्च, उसका पेमेंट ही कब हुआ है? तो सर लॉ मेकर ने समझदारी से पता है कौन सी डेट डाली? भाई रट्टे नहीं मार रहे, रट्टे मारे तो मैं जूते मारूंगा। लॉजिक्स याद रहने चाहिए कि वाई ओनली 30 अप्रैल, वाई नॉट 1 अप्रैल, वाई नॉट 15 अप्रैल। अरे उदयपुर से आएंगे तो क्लास चालू करेंगे ना, वहां बैठ के कैसे पढ़ाएंगे? तो भाई जब आई कब है, और थोड़ा सा समय तो दो। इतना भी थोड़ी कि सर कल ही क्लास चालू कर दो। तो भाई 18 अप्रैल को तो क्या गया अभी? पेमेंट। तो थोड़ा सा टाइम तो दो। तो इन्होंने कितना टाइम दे दिया सर? 10-11 दिन ऊपर के दे दिए, और यहाँ पे जीएसटीआर 4 लिख दिया 30 अप्रैल ऑफ। क्या इसमें पेमेंट होगा? नहीं राजा, इसमें सिर्फ क्या जाएगा आपका? बोलो भाई, क्लियर है क्या? लिख लो अगर आपको इसको लिखना है तो। बोलो कोई डाउट? हाँ माधव, गुड आफ्टरनून। अच्छा एक बात बताओ, 1 अगस्त, 3 अगस्त और 5 अगस्त को पेपर रखें कि 1 सितंबर, 3 सितंबर और 5 सितंबर? 6 रखने, 6 अगस्त, 6 पेपर रखने मेरे को। 3 अभी रखूंगा, 3 नवंबर या दिसंबर में रखूंगा। कुछ बच्चों का अटेम्प्ट सितंबर में मैं कुछ कर नहीं सकता। अरे तो वो क्या जीएसटी पढ़ेंगे क्या सिर्फ? नहीं, आ जाएंगे, सब आएंगे। चलो, तो एक है हमारा क्या? जीएसटीआर 4। मैं हूं ना, मैं आपका सब रिवाइज कर दूं, टेंशन मत लो आप। क्या क्या डालना है सर जीएसटीआर 4 में? एक तो इनवॉइस वाइज इनवर्ड सप्लाई। अच्छा, ये इनवर्ड सप्लाई स्पेशली फॉर व्हाट? और दूसरा क्या? कंसोलिडेटेड आउटवर्ड सप्लाई। फ्रीक्वेंसी, और ड्यू डेट क्या है राजा? 30th डे ऑफ अप्रैल। एक और फॉर्म कौन सा है हमारा? CMP 08। दिस इज फॉर पेमेंट। अच्छा, जो आपने सेल्फ असेस करा, इसका फ्रीक्वेंसी इज क्वार्टरली, ड्यू डेट 18th। ठीक है, रिटर्न वाला चैप्टर मॉड्यूल से उठाना मत,
उठा लिया आपने एक बार मॉड्यूल से, फिर मॉड्यूल पढ़ने के बाद अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको लगेगा नोट्स में वही सब तो लिखा है। भाई ये छोटा करा है, मॉड्यूल में पेज 90 पेज का, पर इसका कोई वर्थ इट नहीं। ठीक है, एक ही बात को 100 बार लिखना पड़ता है उनको। ठीक है, आपको चाहिए तो भले आप एक बार उसको पढ़ भी लोगे तो कुछ आपका वो नुकसान नहीं होगा, बट थोड़ा स्मार्ट स्टडी करोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, पढ़ने से ज्यादा कुछ होना नहीं है, आपको एग्जाम में माइंड ही चलाना है। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक्स एग्जाम्पशंस हो गए, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गए, जैसे ही अपना कोर्स खत्म होगा तो आपके पास एक एबीसी कैटेगरी आएगी। ठीक है, उस एबीसी कैटेगरी में आपको पता चलेगा कि ए कैटेगरी को छोड़ना नहीं है, बी कैटेगरी ये, सी कैटेगरी ये। तो एक एबीसी आएगा, एक अमेंडमेंट का लेक्चर आएगा, एक आरटीपी का लेक्चर आएगा, एक एमटीपी का लेक्चर आएगा, और एक आपका पूरा रिवीजन का नया प्लेलिस्ट बनेगा। ठीक है, हाँ। अब सर एक बात बताओ, क्या नील भी फाइल करना पड़ेगा? भाई कुछ भी नहीं है तो भी आपको फाइल करना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। अगर मेरा सेल का एक ट्रांजैक्शन नहीं है और परचेज की भी ट्रांजैक्शन नहीं है तो भी क्या फाइल करना पड़ेगा? नील CMP 08। क्या सर ये SMS से भी फाइल कर सकते हैं? हाँ सर, SMS फैसिलिटी। ठीक है सर, हमने वो 2A2 भी देखा था, कंपोजिशन वाले को जो भी ITC कौन से फॉर्म में दिखेगी वो बस व्यू कर सकते, ले नहीं सकते। ITC आपको दिखेगी तो सही, पर सर ये कंपोजिशन वाला है, इसको सिर्फ ITC रिफ्लेक्ट होगी। कोई ये बता सकता है कि फिर ITC रिफ्लेक्ट ही क्यों कर रहे हैं? देखें आपका दिमाग कितना तेज है। रिफंड नहीं ले सकता, बहुत बढ़िया। अगर कभी कंपोजिशन वाले को चेंज करना हो और नॉर्मल में आना हो तो याद करो, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि सर अगर कंपोजिशन वाला नॉर्मल में आ रहा है तो सपोज करो आज की तारीख है 2 जुलाई, 2 जुलाई को कंपोजिशन से नॉर्मल में आ रहा है, तो 1 जुलाई को जितना भी स्टॉक मेरी शॉप पे पड़ा होगा उसका मुझे ITC मिलेगा। क्या कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा? हाँ, कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा, पर उस कैपिटल गुड्स में आपको माइनस करना पड़ेगा 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। इसका क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था, हमने एक क्वेश्चन करा था। ठीक है, ये हो गया हमारा बात खत्म किसकी? GSTR 4 और GST CMP 08। हरीश ठीक है, आपको एक चीज है ना कॉपी में लिखनी पड़ेगी क्योंकि वो यहां से आउट हो चुकी है। एक चीज है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आपको कॉपियां कहीं पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ बस। अब सुनो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर हमारा रेगुलर टेक्स्ट पेयर कंपोजिशन में शिफ्ट हो रहा है या कंपोजिशन वाला रेगुलर में शिफ्ट हो रहा है, सर अगर हमारा रेगुलर वाला कंपोजिशन में शिफ्ट हो रहा है तो भाई उसको लास्ट रिटर्न फाइल तो करना पड़ेगा ना रेगुलर में, क्योंकि अब वो किस में शिफ्ट हो रहा है? कंपोजिशन। तो सर कौन सी तारीख तक फाइल करना रहता है? सितंबर महीने की ड्यू डेट। अच्छा, सितंबर की ड्यू डेट क्या आती है? 20 अक्टूबर। और फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अभी एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के बाद बताऊंगा कौन से रिटर्न की बात कर रहे हैं। तो अगर आप नॉर्मल से किस में आ रहे हो? कंपोजिशन।
तो जो भी आपका लास्ट रिटर्न है नॉर्मल वाला, वो आपको फाइल करना पड़ेगा। कौन सी तारीख तक? सर एक तो आप सितंबर महीने को पकड़ो। कौन सा वाला सितंबर? अगले फाइनेंशियल ईयर का सितंबर। सर वाई ओनली सितंबर, वाई नॉट अगस्त, वाई नॉट जुलाई? सितंबर का महीना एक ऐसा महीना होता है जीएसटी में जहां पे आप सारे अमेंडमेंट कर सकते हो। उसमें अमेंडमेंट का बॉक्स खुलता है, अमेंडमेंट का टेबल खुलता है। इसलिए कौन सा महीना लिया है? सितंबर। तो सितंबर की ड्यू डेट दैट इज 20 अक्टूबर और फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। सर एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या होती है? एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट होती है 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। क्या जल्दी भी फाइल कर सकते हैं? हाँ सर आप जल्दी भी फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इतना समझ में आया? दूसरा, सर आप कंपोजिशन से एग्जिट हो रहे हो जाओ एग्जिट। एग्जिट हो रहे हो तो सर आपको दो चीजें फाइल करनी पड़ेगी, एक तो CMP 08 और एक GSTR 4। सर CMP 08 की वही तारीख है भाई। और एग्जाम्पल, अगर जनवरी फरवरी मार्च में मैंने बोला मेरे को कंपोजिशन से आउट होना है, हो जाओ। पर पहले 18 अप्रैल को आपको क्या फाइल करना पड़ेगा? GST CMP 08। तो 18th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। और सर GSTR 4 की तारीख बदलेगी क्या? नहीं सर, GSTR 4 की भी वही तारीख है, 30 अप्रैल फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। बोलो ध्यान रहेगा? ठीक है, मैं आपको ये चीज अलग से लिखवा देता हूं। देखो कंपोजिशन से नॉर्मल बहुत सिंपल, वही दो रिटर्न। कौन कौन से राजा? एक तो CMP 08 और एक है हमारा, सर ये CMP 08 वही तारीख है, 18th डे ऑफ सक्सीडिंग सच क्वार्टर। और GSTR 4 की भी वही तारीख है। ठीक है। और सपोज करो अगर सर ने ऐसा सोचा कि आज जुलाई का महीना है 2 जुलाई और 2 जुलाई को मैं कंपोजिशन में ही था, बट मेरा 150 लाख क्रॉस हो गया। तो जैसे ही आपका 150 लाख क्रॉस होता है वैसे ही आप कंपोजिशन से तो क्या हो जाते हो? आउट हो जाते हो। पर सर 1 जुलाई और 2 जुलाई तक तो आप कंपोजिशन में थे, उसका रिटर्न तो आज भी किस में ही जाएगा? कंपोजिशन में। नॉर्मल रिटर्न तो जाएगा ही जाएगा, वो अलग मैटर है, पर कंपोजिशन का रिटर्न भी तो जाएगा। तो सर एक बात बताओ, कंपोजिशन का रिटर्न जाएगा कब? सर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। भाई क्वार्टर तो खत्म होने दो, क्वार्टर सितंबर में खत्म होगा। तो 18 अक्टूबर। ज्यादा पेमेंट नहीं करूंगा 18 अक्टूबर को, सिर्फ कितने ट्रांजैक्शन की पेमेंट करूंगा? 2। एक तो 1 जुलाई वाले और एक दूसरा 2 जुलाई वाले। सर कुछ टाइम तक आप कंपोजिशन में थे, कुछ टाइम तक आप किस में थे? नॉर्मल। तो अप्रैल मई जून तो कंपोजिशन था और जुलाई के 2 दिन किस में थे? कंपोजिशन। तो भाई रिटर्न तो फाइल करेंगे ना, कब तक? और अगर ये है 2 जुलाई 2024 तो 30 अप्रैल 2000। ठीक है सर, नॉर्मल से कंपोजिशन में जा रहे हैं। कौन सी तारीख है? ड्यू डेट ऑफ सितंबर रिटर्न। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 20 अक्टूबर। सर इन्होंने 20 अक्टूबर ही क्यों नहीं लिखी? क्योंकि ड्यू डेट कभी कभार चेंज भी हो जाती। कभी इन्होंने डायरेक्टली क्या नहीं लिखी? 20 अक्टूबर। ये ड्यू डेट का तो कोई भरोसा है नहीं, कभी कभार ये ड्यू डेट चेंज भी हो सकती है, तो इसलिए इन्होंने वर्ड क्या लिखा है? ड्यू डेट। और
फाइलिंग ऑफ विच एवर इज अर्ली। ठीक है, सपोज करो राजा जून में मैंने डिसाइड करा कि अब अपने को आना है किसमें, कंपोजिशन, जून 2024। अभी जून 2024 का रिटर्न फाइल नहीं करा, मंथली रिटर्न चल रहा था, अप्रैल का मई में फाइल कर रहे थे, मई का जून में, तो जून का भाई 20 जुलाई को फाइल करेंगे। अब हमने सोच लिया कि भाई जुलाई से तो किसमें आना है, कंपोजिशन, आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा सर कंपोजिशन में हम आ सकते हैं भले हमारा पुराना रिटर्न ड्यू हो, हाँ आ सकते हैं, क्यूआरएमपी में नहीं आ सकते। क्यूआरएमपी में हमने पढ़ा था कि जब तक ड्यू रिटर्न फाइल नहीं होगा तब तक बात नहीं बनी। कंपोजिशन में ऐसा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो सर इसका मतलब है जून का रिटर्न आप कब तक फाइल कर सकते हो, सितंबर महीने की ड्यू डेट। अच्छा सितंबर कौन से साल का, अभी वाले साल का या सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, सर सितंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब है सर ये फाइनेंशियल ईयर है 24-25, अगला फाइनेंशियल ईयर होगा कौन सा, और 25-26 में सितंबर का ड्यू डेट दैट इज 20 अक्टूबर 2000, और नहीं 31 दिसंबर मत बोलना राजा, दिस इज फाइलिंग, दिस इज नॉट ड्यू डेट। छोटी छोटी बातें ना लॉ में इंटरप्रिटेशन मिस्टेक हो जाता है। ड्यू डेट नहीं लिखा है, क्या लिखा हुआ है, फाइलिंग, और ड्यू डेट 31 दिसंबर, फाइल तो आप पहले भी कर सकते हो ना। तो सपोज करो सर आपने इसको 30 अक्टूबर को फाइल करा, तो विच एवर इज अर्लियर दैट इज 20 अक्टूबर। पर सर अगर आपने फाइल ही नहीं करा, आपने सोचा हम इसको आखिरी दिन तक संभाल के रखेंगे, आखिरी दिन पे फाइल करेंगे, तो भी क्या आएगी। और सर अगर आपने बिल्कुल जल्दी जल्दी फाइल कर दिया तो क्या आ जाएगी हमारी पेआउट। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या। तो दिस इज जनरली शिफ्टिंग प्रोसेस, इसका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, डायरेक्ट रिटर्न वाले चैप्टर में आपको एक तो एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत दिखेंगे, इसके बाद इसमें पेनल्टी है, सर याद करनी पड़ेगी। हाँ भाई कुछ नहीं कर सकते, ये वाला रिटर्न लेट गया तो कितनी पेनल्टी लगेगी, किसी में 250 है, किसी में 500 है, किसी में 50 रुपए। ठीक है, तो पेनल्टी का क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछता है। ठीक है, बस एक ही ये चैप्टर है रिटर्न वाला जिसमें चीजें बहुत सारी याद करने की। ठीक है, चलो ये वाली बातें भी हमारी हो गई। इसके बाद आ जाओ सर क्या, एनआरटीपी। बिल्कुल ध्यान से सुनना, एनआरटीपी मतलब सर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जिसके पास पैन कार्ड होता है या पैन कार्ड नहीं होता, सर कोई पैन कार्ड नहीं होता। अरे कल हम उदयपुर गए तो इतने सारे एनआरटीपी हमको दिखे, कुछ ना कुछ बेचे जा रहे थे, सब फिरंगी। तो सर कुछ ना कुछ फिरंगी कुछ ना कुछ बेचे जा रहे हैं लोकल लोगों को। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनका रजिस्ट्रेशन होगा 5 दिन इन एडवांस, इनको जीएसटी भी पे करना है 5 दिन इन एडवांस। इनको आईटीसी मिलेगा क्या, सर इनको आईटीसी सिर्फ किस पे मिलता है, इंपोर्टेड गुड्स, और इनको किसी भी चीज का आईटीसी नहीं मिलेगा। अच्छा इनका रजिस्ट्रेशन कितने दिन के लिए वैलिड, सर मैक्सिमम 90 डेज और पीरियड स्पेसिफाइड इन एप्लीकेशन। भाई 10 दिन का भी तो रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। लॉ मेकर को इनसे बड़ा डर लगता है, लॉ मेकर को लगता है कहीं ये भाग ना जाए। इनको सिर्फ एक चीज भरनी है, डेट इज जीएसटीआर 5। इस जीएसटीआर 5 में आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दो, इनवर्ड सप्लाई की डिटेल दो, और फ्रीक्वेंसी कैसा, सर टैक्स का पेमेंट भाई वो तो पहले ही हो चुका है ना, वो तो रजिस्ट्रेशन के पहले ही क्या हो चुका है, टैक्स का पेमेंट। सर क्या तारीख है ड्यू डेट, 13 डेज आफ्टर द एंड ऑफ
or within 7 days after the last day of validation period, whichever is earlier. For example, suppose करो मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन एक एनआरटी पे हुआ है इंडिया में, इंदौर में है, इंदौर में। कौन सा बिजनेस डालेंगे बताओ? अभी क्या गर्मी चल रही, ठंड चल रही? बारिश। तो बारिश में क्या बिकेंगे? रेनकोट। तो मिस्टर जॉन ने सोचा कि अपन पन्नी वन्नी रेनकोट ये सब बेचते हैं इंदौर के लोगों को, बढ़िया काम है, रेनकोट हो गया, बढ़िया, ये फॉरेन के प्रोडक्ट्स लेके आए। बोले इंडिया की बारिश में, इंदौर की बारिश में वो मजा नहीं है जो हमारे फॉरेन में होती है, फिलीपींस, यूएसए, बट फिर भी 2 जुलाई को, नहीं 2 जुलाई को, आज 2 जुलाई है ना, ठीक है। एक थोड़ा सा अपन पूरा ओवरऑल एग्जांपल ही लेते हैं। इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया 27 जनवरी, और 27 जनवरी से सपोज करो इन्होंने 23 मार्च तक का रजिस्ट्रेशन लिया। अब बिल्कुल ध्यान से, कितने महीनों के रिटर्न जाएंगे? 3, जनवरी, फरवरी, मार्च। इनका रजिस्ट्रेशन खत्म कब हो रहा है? सर जनवरी का रिटर्न पता है कब जाएगा? 13 दिन, 13 फरवरी, वैलेंटाइन 14 को आता है नालायकों, 13 फरवरी। और ये तो बहुत बाद में ना, तो अभी जनवरी का रिटर्न कब जाएगा? सर फरवरी का। अगर मार्च का 13 अप्रैल को जाएगा ना, अगर लॉ मेकर बनाता है 13 अप्रैल, हेलो मिस्टर जॉन, वेयर आर यू? यस मिस्टर मोदी, आई एम इन फिलीपींस, बट यू हैव नॉट फाइल्ड रिटर्न। व्हाट रिटर्न आर यू टॉकिंग अबाउट? जीएसटीआर 5। मोदी भूल जाओ अब तुम, अब नहीं आ रहा मैं। अगर यहाँ पे 13 अप्रैल लग देते ना, तो मिस्टर जॉन क्या बोलते? अब नहीं आ रहा मैं। बताओ, आपको एक बढ़िया एक उदयपुर का किस्सा सुनाऊंगा मैं, अभी रुक जाओ, ठीक है? तो अभी मजा आएगा आपको, है ना? बहुत बढ़िया किस्सा हुआ था हमारे साथ। अभी मार्च में कब सर? विदिन 7 days आफ्टर द लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन पीरियड। 23 मार्च का क्या? बोलो क्लियर है क्या? सर क्या किस्सा हुआ था? देखो मैं आपको बता रहा हूं, मजा आएगा आपको। क्या होता है ना, हम उधर नाथद्वारा गए थे दर्शन करने, तो वहां पे क्या एक वीआईपी एंट्री का कॉन्सेप्ट होता है। सुनो तो सही, अभी वीआईपी एंट्री का कॉन्सेप्ट इतना जोरदार होता है कि आप थोड़े से पैसे दो, आपकी वीआईपी एंट्री कराएंगे। अभी सब बच्चे मैनिपुलेट हो गए, ठीक है? अरे सुनो तो सही, उन्होंने बोला चलो कराते वीआईपी एंट्री। अब उन्होंने बोला 200 रुपए एक जने के लेंगे। अब 30 जनों के 6000, हम जने तो 40 से, पर मैंने बोला एक काम करो, उसको बोलो कितने जने? 30 जने, ठीक है? उसने बोला ठीक है ठीक है, कृष्ण के ऊपर कोई झूठ नहीं बोलता। मैं हाँ बढ़िया। अब क्या हुआ ना, मैंने पहले ही बोल दिया, मैंने बोला देख बेटा, पूरे 6000 मत देना, अभी 3000 ही दे। उसने बोला सर पूरे क्यों नहीं दूं? मैंने बोला भाई समझ, अभी सिर्फ कितने थे? वो तो बेचारा पूरे 6 देने को रेडी था, मैंने उसका हाथ रोक दिया, मैंने रुक जा बेटा, अभी सिर्फ कितने दे? 3। अब 3 देने के बाद आखिरी में एंट्री तो हुई नहीं, एंट्री नॉर्मल गेट से हुई। सबको लगा हमारे साथ तो स्कैम हो गया कि हमने 3000 दिए, कोई वीआईपी एंट्री तो हुई नहीं, नॉर्मल एंट्री। अब सब बच्चे बिल्कुल गुस्से में, सब बच्चे बोले पंडित से 3000 भी वापस लो। मैं बोल रहा हूँ भाई वापस तो वो देने नहीं वाला। पंडित भी बड़ा गुस्से में, वो बोल रहे कि सर और 3000 दो। हमने और कहे के 3000। अब हमने बड़ी मुश्किल से उसको 1000 और दिए, टोटल उसके कितने हो गए? 4000। वो जैसे ही बाहर आया, उसने बोला बाकी पैसे? बोला हु आर यू? बोले हमने आपको दर्शन करा। किसको करा है? हमने तो करे ही नहीं दर्शन। और हम चुपचाप क्या हो गए? बाहर।
उसने बड़ा मैनिपुलेट करा, सर पैसे दो पैसे दो। अरे काहे के पैसे सर, अभी उसका फोन आएगा, अरे हु आर यू, अभी पैसे उसको मिलेंगे क्या? नहीं, उसने भी हमको स्कैम करा और हमने भी उसको स्कैम करा, गए ना पैसे। सर ऐसे ही एनआरटीपी के साथ भी तो हुआ ना। तो एनआरटीपी की लास्ट डेट इन्होंने क्या रखी है, मार्च महीने की क्या? बोलो क्लियर है क्या? फटाफट से इसको नोट डाउन करो। स्कैम तो हुआ है यार कुछ भी बोल। और ये बताना आप 2 जुलाई से 5 सितंबर कौन सा रिटर्न कब जाएगा? जुलाई का 13 अगस्त, फिर अगस्त का 13 सितंबर। अब सर सितंबर का 1 तारीख तो आ जाएगी क्या? 13 अक्टूबर। बट सर ये तो 5 सितंबर को ही निकल जाएगा, तो हमने बोला भाई अभी 5 सितंबर में कितना जोड़ दो, 7 दिन, तो 7 दिन हो जाएंगे हमारे कितने, विच एवर इज, बोलो सर। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन उसके वही नॉर्मल रिटर्न जाते हैं, जीएसटीआर 1 3B। ये स्पेशल रिटर्न किसका जाता है राजा? एनआरटीपी। सर एनआरटीपी को एनुअल रिटर्न, कोई जरूरत नहीं है एनआरटीपी को एनुअल रिटर्न फाइल करने की। सर ये एनुअल रिटर्न क्या होता है, तो अभी आप ध्यान से सुनो, 2 चीजें अपने को पढ़नी है, एक तो एनुअल रिटर्न और एक होता है हमारा रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बिल्कुल ध्यान से सब बच्चे इधर देखो। सर ये एनुअल रिटर्न होता क्या है? हम इतना पढ़ रहे हैं कि ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न इज बेसिकली, अगर मैं बात कर रहा हूं 24-25, इस 24-25 की सारी डिटेल एनुअल रिटर्न में जाती। एनुअल रिटर्न में सर क्या क्या डिटेल जाएगी? सेल, परचेस, आईटीसी, आउटपुट जीएसटी, जितनी सारी डिटेल है वो सब कहां जाएगी? एनुअल रिटर्न। सर कौन से फॉर्म में जाता है एनुअल रिटर्न? जीएसटीआर 9 और 9। 9 वे सबके लिए अलग अलग फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है, जहां पे आप अपना एनुअल रिटर्न फर्निश करते हो, जिसमें सारी डिटेल्स अपलोड होती है। अब एक चीज हमेशा याद रखना, सर एनुअल रिटर्न सबको फाइल करना है वो तो ठीक है, क्या जीएसटी में ऑडिट का भी कॉन्सेप्ट होता है? ऑडिट सबको नहीं कराना, ऑडिट सिर्फ उनको ही कराना है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। सर क्या ऑडिट एक चार्टेड अकाउंटेंट करेगा? यहां पे सेल्फ सर्टिफिकेशन होता है, यहां पे कोई सीए का कॉन्सेप्ट नहीं। कौन सा सर्टिफिकेशन है? सेल्फ सर्टिफिकेशन। सेल्फ सर्टिफिकेशन मतलब आप ही को खुद को सर्टिफाई करना है, बाद में एक चार्टेड अकाउंटेंट की साइन लगेगी। ऑडिट नहीं होगा, कौन सा स्टेटमेंट बनेगा? रिकंसिलेशन। सर क्या रिकंसाइल करना है? भाई एक तो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेटा वर्सेस रिटर्न, जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा है और जो मैंने रिटर्न फाइल करा है, उन दोनों को क्या बनो? रिकंसाइल का।
अगर रिकंसाइल हो रहा है तो बहुत बढ़िया, बट अगर रिकंसाइल नहीं हो रहा है तो देखो आखिरकार डिफरेंस क्या क्या है, उस डिफरेंस को आपको एक कॉलम में बताना पड़ेगा। ये बन गया आपका क्या, सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सबको नहीं बनाना, सिर्फ उन्हीं को बनाना है अगर आपका एनुअल टर्नओवर किससे ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा है। और सर कौन सा फॉर्म रहता है इसका, GSTR 9C। सर एनुअल रिटर्न सबको भरना है क्या, हाँ राजा एनुअल रिटर्न सबको भरना है, पर सरकार हर साल एक नोटिफिकेशन लाती और उस नोटिफिकेशन में सरकार बोलती है कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो आपको एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। लॉ में क्या प्रिस्क्राइब है कि सबको एनुअल रिटर्न भरना है, पर हमारी सरकार हर साल क्या लाती है, नोटिफिकेशन। और इस नोटिफिकेशन में क्या रहता है, 2 करोड़, कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तभी आप क्या भरो, एनुअल रिटर्न भरना कोई बड़ी बात नहीं। और ऑटोमेटिकली एनुअल रिपोर्ट रिटर्न में सारी डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट हो जाती, क्योंकि जो आपने पुराने साल में GSTR 1 3B में फाइल करा होगा वो सब कहां पे आ जाती है, बस एक बार आपको चेक करना पड़ता है कि सारी डिटेल ढंग से ऑटो पॉपुलेट हुई है या नहीं। मेन दिक्कत सारी किस में आती है, रिको, क्योंकि रिको में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिटर्न को क्या करना है, मैच। अब इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ITC की। हम तो हमारे इनवॉइस के बेस पे ITC ले लेते, बट सामने वाले ने रिटर्न ही नहीं भरा है, क्योंकि सामने वाले ने रिटर्न नहीं भरा है तो हमारे 2B में दिख नहीं रहा है, पर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो दिख रहा है, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम 2B के हिसाब से थोड़ी चलाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम इनवॉइस के हिसाब से चलते हैं। हमने इनवॉइस लिया तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा है, तो ये मिसमैच होता है। फिर उस मिसमैच में सामने वाले को फोन करना पड़ता है, मेल करना पड़ता है कि भाई आपने इस महीने के रिटर्न में हमारा ये वाला ट्रांजैक्शन नहीं दिखाया, उसकी वजह से हमारी 2B में ITC नहीं दिख रही है और हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ITC दिख रही है, और 2B और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ITC का मिसमैच हो रहा है। ये सब आपको क्या करना पड़ता है, रिकंसाइल करना पड़ता है। ये सबके लिए नहीं है, ये तो सिर्फ किसके लिए, 5 करोड़ से ज्यादा। बट इसमें किसी किसी को हटा दो, सर किस किस को हटा दो, अरे इनका क्या रिटर्न भरा, 90 दिन का तो रजिस्ट्रेशन है और उसके ऊपर और 90 दिन। ISGS इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जो आप फाइनल में और डिटेल में पढ़ोगे। उसके बाद NRTP को कोई एनुअल रिटर्न नहीं भरना, 90 दिन के तो इनके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। फिर TDS TCS, क्या इन्हें इनका टर्नओवर भले 2 करोड़ से ज्यादा हो फिर भी इनको 9 भरने की जरूरत नहीं है। सर कौन कौन से फॉर्म है, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए 9, कंपोजिशन वाले के लिए 9A, और ई-कॉमर्स ऑपरेटर के लिए कौन सा है, 9B। ये भी अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ, जब नोटिफाई होगा तब भरना पड़ेगा। अभी करंटली कौन से फॉर्म है, 9 और 9B। और सर रिकंसिलेशन का कौन सा फॉर्म है, रिकंसिलेशन का तो बस एक ही फॉर्म है, डेट इज 9C। ये भी किसको नहीं भरना, सर वही CTP, ISG, NRTP, TDS और TCS। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया। तो सर हमने यहाँ पे एक और पॉइंट देख लिया कि NRTP इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न। उसके बाद सर ये ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं ये ISD क्या होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार आ चुका है ISD, तो आप समझ ही लो ये ISD का कंसेप्ट होता क्या। सिर्फ ये नॉलेज पर्पस के लिए है, एग्जाम में इसका कोई भी रिलेवेंस नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आपको ये एक इमेज के थ्रू बता रहा हूं कि ये ISD क्या होता है, ठीक है। इसको नोट डाउन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ये होता है हमारा क्या, ISD। पूरा टॉपिक हमारे फाइनल का है, पर 2 मिनट इधर ध्यान दे दो कि ISD होता क्या। ISD का कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे एक है हमारा हेड ऑफिस, ये हेड ऑफिस के पास सारे इनवॉइसेस आ रहे, बट सर्विसेज हेड ऑफिस नहीं लेता।
सर्विसेज कौन लेता है? ब्रांच ऑफिस। एडवर्टाइजमेंट, अब एडवर्टाइजमेंट में बिल तो रिलायंस एंटिटी को आएगा, रिलायंस मुंबई हेड ऑफिस, बट एडवर्टाइजमेंट होगी किसकी? ब्रांच। ये ऐसे ही समझो कि सपोज करो पेस की बहुत सारी मैकडॉनल्ड्स की इतनी सारी फ्रेंचाइजीज। अब सर मैकडॉनल्ड्स बैठा है न्यूयॉर्क में, बिल किसको आएगा? न्यूयॉर्क। पर एडवर्टाइजमेंट एचओ की थोड़ी होगी, एचओ पे थोड़ी बर्गर मिलता है, बर्गर तो कहां पे मिल रहा है? ये इतने सारे फ्रेंचाइजी सोर्स पे। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं क्या? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। जहां पे ये जो आईएसडी है ना, इसको सारे इनवॉइस आएंगे और उस इनवॉइस पे सारे आईटीसी होंगे। पर सर आईएसडी की फूटी किस्मत, वो आईटीसी का करेगा क्या? क्या आईएसडी की कोई भी आउटवर्ड सप्लाई है? नहीं, आउटवर्ड सप्लाई तो किसकी है? ब्रांच की। तो आईएसडी इस आईटीसी को बांटेगा। अच्छा चलो बताओ कौन से रेशियो में बांटेगा? जो ब्रांच का टर्नओवर होगा। तो आईएससी का काम सिर्फ कितना सा होता है? आईएससी का काम होता है आईटीसी को बांटने का, और आईटीसी को बांटते हैं किसको? ब्रांच को। सिर्फ ब्रांच को बांटते हैं, पर क्या बेसिस होता है? टर्नओवर। उसको बोला जाता है क्या? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। बोलो समझ में आया क्या कि आखिरकार ये आईएसडी क्या होता है? तो बेसिकली एक हो गया हमारा हेड ऑफिस, ये मुंबई एचओ, यहां पे हमने ली एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज। इसने 10 लाख का बिल बनाया और जीएसटी लगाया 18%। टोटल कितना हो गया? 1,80,000। टोटल हो गया यहाँ पे 11,80,000। अब सर आईटीसी कितना हो गया? बट 1,80 आईटीसी का मुंबई एचओ करेगा क्या? मुंबई एचओ बोलेगा भाई मेरे में तो सिर्फ बिल आया है, हमारे यहां से हम कोई सर्विसेज देते ही नहीं है। सर्विसेज तो सब कौन देते हैं? ब्रांच। सपोज करो सर हमारी 3 ब्रांच है, एक एमपी में है, एक महाराष्ट्र में है, एक राजस्थान में है। इन तीनों का सर टर्नओवर है। सपोज करो सर तीनों का टर्नओवर है, एक का 10 लाख, एक का 20 लाख और एक का 30 लाख। भाई ये जो आईटीसी है ना 1,80,000 का, ये आईटीसी कौन बांटेगा? हेड ऑफिस। कौन से रेशो में? तो कितना कितना बटेगा? एमपी को कितना, फिर महाराष्ट्र को, और फिर राजस्थान को। हाँ सर हमारा एक डाउट है। हाँ पूछो सर। डाउट ये है हमारा कि अभी तो यहां पे आपने क्या लगाया? आईजीएसटी। तो कोई बांटने की दिक्कत नहीं। सपोज करो सर ये एडवर्टाइजमेंट कंपनी में मुंबई की होती, तो बिल में लगता एक तो सीजीएसटी 90,000 और एसजीएसटी। सर जब हम महाराष्ट्र में बांटते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट भला ये 90,000 महाराष्ट्र का एसजीएसटी एमपी और राजस्थान में कैसे बांटे? तो लॉ मेकर बोलता है कि जो आईएसजी तुम हो ना, तुम एक जादू की छड़ी रखो अपने पास। क्या रखो? तुम आईटीसी को कन्वर्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कन्वर्ट। ये जो महाराष्ट्र वाला एसजीएसटी ना 90,000, इसको कन्वर्ट करूंगा मुझे, कन्वर्ट हो जा छू। किसमें कन्वर्ट हो जा? ये सबको पावर नहीं है, ये सिर्फ पावर किसके पास है? ये सब बातें सिर्फ नॉलेज के लिए। एग्जाम में आईएससी का फुल फॉर्म भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी। ठीक है, बस आईएससी दिया हुआ है, मैं आपको रिटर्न बता दूं और ये नहीं बताऊं कि आखिरकार होता क्या है, तो फिर नाइंसाफी हो जाएगी।
ठीक है, तो भाई आईएसजी क्या है, जिसको इनपुट सर्विसेज मिलेगी, जो इस सर्विसेज का आईटीसी है वो आगे ब्रांच को बांटेगा। कौन से रेशियो में बांटेगा? टर्नओवर के रेशियो में बांटेगा। एक और चीज सर, आईटीसी में तो दिक्कत आ सकती है, तो जो दिक्कत आएगी उसमें आईएसजी को क्या माता रानी का क्या मिला हुआ है? वरदान मिला हुआ है कि तुम चाहो तो आईटीसी को कन्वर्ट कर सकते हो। क्या आईजीएसटी कन्वर्ट होगा? नहीं। क्या सीजीएसटी कन्वर्ट होगा? नहीं। कन्वर्ट सिर्फ क्या होगा हमारा? एसजीएसटी। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? सर आईएसजी को कौन सा रिटर्न फाइल करना पड़ता है? जीएसटीआर 6। अब आपको समझ में आएगा ना कौन कौन सी डिटेल्स फर्निश करनी है। कौन कौन सी डिटेल्स? आईटीसी रिसीव्ड फॉर टोटल आईटीसी एलिजिबल इनएलिजिबल टू बी, मतलब एक तो ये वाली डिटेल और एक कितना आईटीसी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो वाली डिटेल, और फिर डेबिट और क्रेडिट नोट रिसीव। सर फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी? मंथली। और सर कितने दिन में? विद इन द 13 डेज आफ्टर द एंड ऑफ कैलेंडर मंथ, मतलब अप्रैल का 13 मई को, मई का 13 जून को, जून का 13 जुलाई को। सर आईएसजी को एनुअल रिटर्न फाइल करना है? आईएसजी को कोई एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? बस उसके बाद टाइम है ना हमारे पास? हाँ, उसके बाद सर टीडीएस रिटर्न। ये टीडीएस रिटर्न क्या होता है सर? याद करो, हमने पढ़ा था टीडीएस और टीसीएस, भूल तो नहीं गए? वैल्यू याद है कितनी? टीडीएस की वैल्यू कितनी? 2.5 लाख। इनवॉइस या कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट। सर ये जो टीडीएस है सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स हो गए, जहां पे गवर्नमेंट का इक्विटी पोर्शन 51% से ज्यादा है, सिर्फ उनके ऊपर ही ये टीडीएस का सेक्शन एप्लीकेबल होता है। इनको एक रिटर्न फाइल करना है, कौन सा? जीएसटीआर 7। तो सर ये वाला जो रिटर्न फाइल करना है इसकी तारीख क्या है? तो सर इसकी तारीख वही है हमारा एक के टीडीएस सर्टिफिकेट की, और टीडीएस की तारीख 10th ऑफ द, ठीक है, मतलब अप्रैल का 10 मई, मई का 10 जून। 7A में जाएगा आपका सर्टिफिकेट। 7A में क्या जाता है? आपका सर्टिफिकेट। और रिटर्न जाता है आपका कहां पे? फॉर्म जीएसटीआर 7। और कब सर टीडीएस की बात होती है? जब टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीड्स हाउ मच? 2,50,000। और ये हमको देखना रहता है कॉन्ट्रैक्ट वाइज। ठीक है, सब क्वेश्चन में से एक आधी एमसीक्यू का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है सर, ये सब याद करना पड़ेगा क्या? मैं आपको आखिरी में बता दूंगा कौन सा रिटर्न इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उस रिटर्न को देख के चला जा। ठीक है, और उसके बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आए तो वो जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए ना 10 पेज के, वो आधे घंटे लगेंगे उसको रिवाइज करने में, वो पढ़ के चला जाना, उससे भी काम हो जाएगा। क्योंकि रिटर्न चैप्टर बड़ा ही सताने वाला चैप्टर है। फिर ये तो ऑडिट जैसा हो गया? नहीं, रिटर्न चैप्टर ऐसा है ना, इसमें आपको बहुत कुछ याद करने जैसा। ठीक है, तो बार बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन रिटर्न का आता है 4 से 5 मार्क्स का। ठीक है, और बेसिकली इसके बहुत सारे क्वेश्चन कहाँ टेस्ट करते हैं वो लोग? एमसीक्यू, क्योंकि इसमें एक तो बहुत सारी तारीखें हैं और आगे जाके इसमें बहुत सारी पेनल्टीज भी आएगी। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।